नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 17, 18, 19, 20 को कवर करूंगा मैं। अगर आप एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 के सारे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहीं अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 2 के लिए विपुल सर एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लेसन 17 है नंदिता मुंबई में। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक यहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वही हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अध्यापक के लिए माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पूछिए कि अपनी माँ को भाई को क्या कहते हैं। चलिए, अध्यापक माँ के भाई को पत्नी को मामी कहते हैं। बच्चों से पूछिए कि अपने इलाके में उन्हें क्या कहते हैं। हमें ऐसे बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए पाठ में मामा की बस्ती में ऊंची बिल्डिंग के बीच में अंतर की बात की गई है। इनके कारणों पर चर्चा करते समय बच्चों को उनके अनुभव से और अंतर में उसके कारणों के बारे में सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग के बीच के अंतर की बात की गई है, तो इनके कारणों पर हमें चर्चा करते हुए समय बच्चों को उनके अनुभव से और भी अंतर और उसके कारणों के बारे में सोचने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नंदिका के मामा के परिवार की तरह ही कई लोगों के सामने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में इनके कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। इस बदलाव में उन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। तो नंदिता के मामा के परिवार की तरह कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में इसके कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। इस बदलाव से उन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। चलिए, तो जो मेन पॉइंट है हम उसे देखते हैं। तो यहाँ से जो टॉपिक मेन बनता है, यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में हमें चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारी है, जरूरी नहीं है इसमें सभी बच्चे इन बीमारियों का नाम जानते हों, तो हमें यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। आसपास कौन सी बीमारियाँ हैं, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने उठाया पहला कदम। तो यहाँ से सीटेट में थ्योरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्नाटक में पूछा जाता है होलगुंडी गांव कहाँ है। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई। बारिश के दिनों में कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों की बारिश की कमी यहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात थी, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी थे। बच्चों की इस पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। तो पूछा जाता है भीमा संघ किसे कहते हैं। बच्चों की इस पंचायत को हम भीमा संघ कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ने बड़ों से पूछा क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न ये बनता है कर्नाटक के होलगुंडी गाँव कहाँ है। तो इसका हो जाता है कर्नाटक में होलगुंडी गाँव है। तो यहाँ किसकी कमी थी, पानी की कमी थी। बारिश के दिनों में कुआं पानी में रहता था। पिछले 3 सालों से बारिश की कमी से यहाँ सूखा पड़ गया था। तो यहाँ गांव की पंचायत परेशान थी। कुछ लोग सबके बारे में बात की। इस गांव के पंचायत में एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी रहते थे। बच्चों के इस पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भीमा संघ किसे कहते हैं। बच्चों की पंचायत को हम भीमा संघ कहते हैं। ये कहाँ पे है, कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में है।
चलिए आगे देखते हैं। भीमाशंकर ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता, उसके दीवारों में दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता, आसपास ना कोई पौधा था न घास, फिर जैसे कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने के लिए उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था, नई योजना बनाने। तो यहाँ से बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए हमें कहना चाहिए बच्चों से। तो बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। वे लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी को ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवारों की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। उस मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में टंकी फिर पानी से लबालब हो गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका और घास और पेड़ पौधे हरा भरा हो गए। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं तालाबों में पानी भरने लगा। भीमाशंकर ने की इस कामयाब कोशिश ने अब गर्मियों में भी किसी गांव को नहीं छोड़ना पड़ता था। तो यह सब दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने। भीमाशंकर ने, वह बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमाशंकर आज नए नए बच्चों से जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो अध्यापक के लिए हमें बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने और ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने को हमें बच्चों को कहना चाहिए। तो बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने और उनसे अनुभव को इकट्ठा करने को कहें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है जड़ों का जाल। तो यहाँ से जो मेन टाइम बनता है, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि हमें घास को कैसे उखाड़ना चाहिए। तो खुरपी की सहायता से हम घास को उखाड़ते हैं। घास का पौधा इतना बड़ा ज़मीन के ऊपर था, उससे ज़्यादा कहीं ज़मीन के नीचे फैला हुआ होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह सब उस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए हमें अवसर दिए जाएं। बच्चों को चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, तो यह जरूरी नहीं उनके विचार भी सुने। तो पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लिया जाता है, इस पर हमें बच्चों को समझना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर हमें देना चाहिए। बच्चों को चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, या जरूरी नहीं कि उनके विचार भी हम सुने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पेड़ काटने के लिए कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने उसको छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके में सरकारी दफ्तर में लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। तो यहाँ से यह तात्पर्य निकलता है कि पेड़ ओड़ हमें नहीं काटना चाहिए। पेड़ काटने के लिए भी कानून बनाया गया है। बिना हम कानून की कार्रवाई के हम कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हैं। ऐसा हमें बच्चों को जानकारी देना चाहिए और पेड़ के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनना चाहिए, ताकि बच्चे पेड़ के नीचे खेल सकें, पेड़ की छाया में बैठ सकें। चलिए आगे बात करते हैं। क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तान ओक। उसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितने गहराई तक जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उसकी लंबाई तक जमीन पर गहरी जाती होगी। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं या पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से थ्योरी में सीटेड में प्रश्न बनता है कि रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, तो हमारे स्कूल के दीवारों के बराबर इसकी लंबाई होती है।
उसके बाद अगला प्रश्न यह बनता है कि जब कभी रेगिस्तान में पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग पतली पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करने को हमें बच्चों को कहना चाहिए। तो बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और पौधों के लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करने के लिए हमें बच्चों को कहना चाहिए। अगला लेसन है मिलकर खाएं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलता है वो यहाँ से निकलता है। चलिए देखते हैं। पहला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना है। तो बच्चों की कक्षा में पार्टी का एक यह उद्देश्य होता है कि बच्चे मिलजुल कर साथ रहेंगे, एक साथ बैठकर खाने का उनको अवसर मिलेगा। इसके बाद बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है ताकि वह मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का त्यौहार। तो बिहू के त्यौहार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। यह माघ बिहू 14-15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई से छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि बिहू कब मनाया जाता है। तो 14 माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई से छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर भी हम कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। बोरा क्या है। तो बोरा एक असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाती है। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भेला घर बनकर तैयार हो गया है। अब ये सहेलियां भांगी तैयार होने के बाद थोड़ी देर में गांव के सब लोग भी आ गए हैं। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी है। तो यहाँ के लोग यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, पाट और मूंगला मेखला चादर कहाँ की है। तो बिहू असम की है। ठीक, जैसे कि पहले बताया ही गया था। चलिए आगे देखते हैं। मिड डे मील। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बच्चों को ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। टन 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 आखिरी घंटी बज गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना। उन्हें कहा हाथ धोकर। हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलाकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। ठीक, तो यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है यहाँ से बच्चा है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। इसमें कई बच्चों तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते थे। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लग कर पाते थे। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो मिड डे मील लगाने का यही कारण था कि कहो बहुत से बच्चे भूखे रहते थे, उन्हें खाना नहीं मिलता था। इसमें से तो कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए ही जाते थे। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से उनका ध्यान भी नहीं लगता था। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 17, 18, 19, 20 को कवर किया। अगर आप
सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है। मैं खुद ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 और 5th का करवा रहा हूं। वहीं विपुल सर एसएसटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवाएंगे 6, 7, 8 का। तो वो वाली भी वीडियो भी चल रही है, आप लोग देखना चाहते हैं सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा आने वाले समय में मैं मैथ और सीडीपी भी करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।